हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन सर्च ऑफ इन्फिनिट। आज यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है पॉलिटिकल पार्टीज़, राजनीतिक पार्टियाँ। इससे पहले सिविक्स के मैं कई टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से जाके आप वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर और जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ। राजनीतिक पार्टियां ये ऐसे लोगों का समूह होते हैं जो साथ आते हैं, जिनमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट होता है और किसी एक पार्टी की वहां पर गवर्नमेंट बनती है जो पावर को होल्ड करता है और सोसाइटी के और कंट्री के वेलफेयर के लिए वहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं। बेसिकली कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे इनमें आपस में एक राय होती है, एग्री होते हैं, और कुछ में डिसएग्री भी होते हैं, अपोजिशंस वाले। ठीक है, बेसिकली इनके 3 कंपोनेंट होते हैं: लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोअर्स। कुछ जो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीज़न सोसाइटी में आपको देखने को मिलता है, वो उस पार्टी को देखने को मिलता है, पार्टी की वजह से आपको देखने को मिलता है। एक रीजन में एक डिफरेंट पार्टी वहाँ पर वर्क करती है। बिहार का एग्जांपल लें तो वहाँ पर आरजेडी जो है पार्टी रूल करती है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, और यूपी में आपको बीएसपी, बीजेपी और सपा कुछ पार्टी आपको देखने मिलती हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्या होती है, राजनीतिक पार्टी की हमें आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं कि लोकसभा में वर्तमान में 543 सीट्स हैं, जहां पर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जो हैं चुनकर यहां पर आते हैं और उनको एक तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलता है, जहां पर वो अपने डिस्ट्रिक्ट की और अपने स्टेट की जो भी जानकारियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उस प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको एक ब्रॉड लेवल पे उसको डिस्कस किया जा सकता है और उसका सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी लोगों को इलेक्ट करती है जिससे उनको ये प्लेटफॉर्म मिल और जो बड़े इश्यूज़ हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढा जा सके, एक ब्रॉड लेवल पे गवर्नमेंट उस पर फैसला सुना सके और उसके लिए कानून बना सके। चलिए बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी के कौन कौन से काम हैं, इसके कार्य क्या हैं, फंक्शन। चलिए फंक्शन जान लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। ये बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराती हैं और किसी एक पार्टी जो होती है विजयी होती है और उसकी वहाँ पर सरकार बन जाती है। लोगों के वेलफेयर के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, कई तरह के डिफरेंट पॉलिसीज़ बनती हैं। फार्मर्स के लिए, आम लोगों के लिए कई डिफरेंट लेवल पे पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। लॉज बनाते हैं। बेसिकली लॉ बनने के लिए एक प्रोसेस होती है। बेसिकली कोई भी लॉ और ऑर्डिनेंस बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसको पहले लोअर हाउस लोकसभा में ले जाया जाता है, फिर उसका जो अपर हाउस है राज्यसभा में ले जाया जाता है। अगर इन दोनों जगह से पारित हो जाता है देन उसको वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट उस ऑर्डिनेंस, उस लॉ पे साइन कर देता है तो वो लॉ जो होता है वो पारित मान लिया जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है। बेसिकली जो रूलिंग पार्टी होती है वो लॉ बनाने और पॉलिसीज़ बनाने का काम करती है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का ठीक ढंग से फॉर्मेशन करने के लिए वो कई लेवल पर अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं और कई तरीके के जो डिपार्टमेंट है उनका बंटवारा कर दिया जाता है, जिससे जो गवर्नमेंट है ठीक ढंग से उसको चलाया जा सके। अपोजिशन का रोल ये होता है कि जो भी मुद्दे होते हैं, जो भी उनका उस पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर उन्हें कोई भी सुझाव देना और जो सरकार की गलत नीतियाँ होती हैं उस पर ये आवाज़ उठाते हैं और उसको जनता के सामने रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा एक फंक्शन है, ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। बेसिकली जो भी मुद्दा बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वही मुद्दा जो है वो बन जाता है। एज एग्जाम्पल, अगर ये एम्प्लॉयमेंट को मुद्दा बनाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट पूरे देश में मुद्दा बन जाता है। ये पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं, उसको मोबिलाइज भी कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ स्कीमें लाई जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री भी उज्ज्वला योजना आपने देखा, नमामि गंगे योजना है, सौभाग्य योजना है, कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। लोगों के वेलफेयर के लिए कई तरह की योजनाएं सरकारों के द्वारा चलाई जाती हैं। अब जान लेते हैं किस तरह के, कितने तरह की पार्टी सिस्टम आपको देखने मिलते हैं इंडिया में और वर्ल्ड में। तो पहले बात कर लेते हैं वन पार्टी सिस्टम की। वन पार्टी सिस्टम का तात्पर्य ऐसी पॉलिटिकल सिस्टम से जहां पर एक ही पार्टी की सरकार होती है और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है चाइना में है। सो वन पार्टी कंट्रोल्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। ओके, सच पार्टी इज नोन एज वन पार्टी सिस्टम। अब इसमें भी 2 प्रॉस और कॉन्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है कि इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, जो फैसले होते हैं वो तुरंत लिए जाते हैं और इसमें देरी नहीं होती है। और इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है, दैट इज वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। यहाँ पर एक तरह की तानाशाही लागू हो जाती है।
क्योंकि इनका विरोध करने के लिए कोई भी अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। और दूसरा जो है वो अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो इसके खिलाफ है। तो ये वन पार्टी सिस्टम के दो एस्पेक्ट्स आपने देखे। अब चलिए बात कर लेते हैं टू पार्टी सिस्टम कि टू पार्टी सिस्टम कहाँ पर चलता है। इन टू पार्टी सिस्टम पावर इज शेयर्ड बिटवीन टू मेन पार्टीज। इट मीन्स ओनली द टू मेन पार्टीज हैव सीरियस चांसेस ऑफ विनिंग। इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल है यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, यूके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की कि ये ज़्यादा स्टेबल होती है। टू पार्टी सिस्टम जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और यहाँ पर जो फैसले होते हैं वो भी तेज़ी से लिए जा सकते हैं। इसका जस्ट निगेटिव पॉइंट है कि इसमें जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, मीन जो वहाँ के अल्पसंख्यक होते हैं, उनमें उनके जो वेलफेयर होते हैं, उनके जो राइट्स होते हैं, वो उस तरह से फुलफिल नहीं हो पाते हैं। सो ये इसका जो है एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं जो मल्टी पार्टी सिस्टम है। इट मीन्स अब हम बात करेंगे इंडिया के बारे में। मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर दो या दो से ज़्यादा जो पार्टीज़ होती हैं, रीजनेबल पार्टीज़ होती हैं, वो जहां पर कॉन्टेस्ट सिलेक्शन करती हैं और जीतने के उनके पास पूरे चांसेस रहते हैं। सो सेवरल पार्टीज कम्पीट for power and all of them have reasonable chances of forming government. So such kind of system is known as multi-party system. जैसे आपको इंडिया में देखने को मिलता है कि कई सारी पार्टीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि कई सारी पार्टीज हैं यहाँ पर जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं और उसमें से वोटर्स के पास भी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं कि वो किस भी पार्टी के मेंबर को अपना जो है वोट दे सकते हैं। बात कर लेते हैं कि टू पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या कंपैरिजन कर लेते हैं। टू पार्टी सिस्टम में जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि वोटर्स के पास सिंपल चॉइस होती है, जबकि मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जो भी वोटर होता है उसके पास कई सारी चॉइसेस रहती हैं कि क्योंकि वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टीज़ वहाँ पर ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नेंस रहती है। टू पार्टी सिस्टम में आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जबकि मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती। इट मीन्स अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई गई है और कोई भी एक पार्टी जो होती है अपना वहाँ पर जो भी एग्रीमेंट है वो वहाँ पर वापस ले लेती है, अपना जो समर्थन है वापस ले लेती है, तो पार्टी जो होती है वो अनस्टेबल हो जाती है। जबकि टू पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। टू पार्टी सिस्टम उस तरह से उतना फ्लेक्सिबल नहीं है जिस तरह से जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिव होता है और पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से चेंजेस उसमें लाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। और टू पार्टी सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया यूएसए और यूके जो है ये टू पार्टी सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब नेशनल पार्टीज़ के बारे में। कोई भी पार्टी जो हो उसको नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी कब बोला जाता है, कब वो नेशनल पार्टी होती है। तो जितने भी टोटल वोट्स पड़े हैं अगर उसका 6% अगर किसी भी पार्टी को मिलता है लोकसभा इलेक्शन में, तो वो पार्टी जो होती है वो नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज की जाती है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है कांग्रेस। ओके, कांग्रेस यहाँ पर नेशनल पार्टी है और बीजेपी भी इसका एग्जाम्पल है। कुछ रिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं इंडिया में, पार्टीज़ हैं भारतीय जनता पार्टी जो कि 1980 में इस्टेब्लिश हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी 1885 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में यहाँ पर फाउंड हुई, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सीपीआई है 1925 में इस्टेब्लिश हुई, बहुजन समाज पार्टी 1984 में, नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999 में, और काफ़ी सारी पार्टीज़ हैं, रिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं। ओके, जो यहाँ पर सारा सब कुछ सबके बारे में एक्सप्लेनेशन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ पार्टीज़ थी जो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज़ है जिनके बारे में आप संभव जानते होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब स्टेट पार्टीज़ के बारे में। अगर कोई भी पार्टी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, अगर उसमें टोटल पड़े हुए जितने वोट्स हैं उसका 6% वोट्स अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को मिलता है तो उसे स्टेट पार्टी, राजकीय पार्टी जो होती है उसका दर्जा मिल जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी में भी आपको कई सारी पार्टीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक आम आदमी पार्टी, ऑल इंडियन एनआर कांग्रेस, ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडियन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और ऑल इंडिया जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है। ये कुछ आपको पार्टीज़ देखने को मिल जाएंगी। विलियम पेन का एक विचार है, इफ़ मेन बी गुड गवर्नमेंट कैन नॉट बी बैड। इसका मतलब है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लोग अच्छे होते हैं तो सरकार जो होती है बुरी नहीं बन पाती है। इट मीन्स रिफ्लेक्शन होता है कि जिस तरह की वहाँ की जनता होती है गवर्नमेंट भी उसी तरह का रिफ्लेक्शन दिखाती है, उसी तरह की गवर्नमेंट जी भी है बिहेव करती है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चैलेंजेस क्या हैं।
कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी देखने को मिलेगी कि कुछ ही पर्टिकुलर लीडर्स होंगे जिनको बार बार इलेक्ट करके वहाँ पर लीडर जो होंगे, टॉप लीडर्स होंगे, उन पे जो भी है बार बार उनको इलेक्ट किया जा रहा होगा, और जो नीचे जो योग्य जो लीडर हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है डायनेस्टिक सक्सेशन भी आपको देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो कुछ अपने जो पसंदीदा लोग होते हैं उनको ही वहाँ पर सीट में जो देते हैं, पर्टिकुलर किसी भी रीज़न की सीट दे देते हैं, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होता है उसको सीट नहीं देते हैं। पार्टी नॉमिनेट अ कैंडिडेट हु कैन रेज अ लॉट ऑफ मनी। पार्टी उस व्यक्ति को टिकट देती है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रिमिनल जो होते हैं वो उनको भी नॉमिनेट कर देते हैं एज अ कैंडिडेट फॉर द पर्टिकुलर पार्टी। तो इस तरह की चीज़ें आपको मनी और मसल पावर भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी ज़्यादा पावरफुल है या जो ज़्यादा पैसा वहाँ पर उनके लिए ला सकता है उस पार्टी को नॉमिनेट कर देते हैं। बेसिकली पार्टीज डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स, सो देयर इज़ वेरी लेस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, कुछ कम ही चॉइसेस रहती हैं जनता के पास कि वो चॉइसेस, क्योंकि लगभग चॉइसेस उनके पास सेम ही रहती हैं, सेम तरह के कैंडिडेट वहाँ पर किए जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ रिफॉर्मेशन जो ज़रूरत है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अगर पर्टिकुलर कैंडिडेट किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत जाता है, अगर उसकी पार्टी हार जाती है तो वो जो है दूसरी पार्टी में चला जाता है। सो ए कॉन्स्टिट्यूंसी शुड बी प्रिवेंट MPs MLAs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज बिकॉज मेनी रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्गिंग इन डिफेक्शन टू बिकम मिनिस्टर ओनली फॉर कैश रिवार्ड। कुछ ऐसे मिनिस्टर होते हैं जिनको सिर्फ पैसा चाहिए होता है, और पैसे के कारण ही क्या करते हैं कि वो पार्टी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ इट दे डू दिस लूज देयर सीट। अगर ऐसा किया जाए तो वो जो है उनकी सीट जो है वो स्टेबल न रहे, उसको अनस्टेबल कर देना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट शुड पास एन ऑर्डर दैट कैंडिडेट कॉन्टेस्टिंग फॉर इलेक्शन मस्ट फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। ओके, सो जो भी क्रिमिनल केसेस हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, उसकी पूरी डिटेल जो है सुप्रीम कोर्ट को देखनी चाहिए, उसके बाद में ही उनको टिकट देना चाहिए पर्टिकुलर किसी भी पार्टी को। इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर देना चाहिए सेट मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, कि अगर कोई भी इनका इनकम टैक्स जो है फाइल नहीं हुआ है तो उनको भी इलेक्ट होने से रोका जाए, उनको भी वहाँ पर कॉन्टेस्ट इलेक्शन जो होते हैं एज अ कैंडिडेट वहाँ पर प्रेजेंट होने से रोका जाए। ओके, सो देयर आर सम सजेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड। पार्टी के जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट करने के लिए एक लॉ कुछ बनाए जाने चाहिए। सो लॉ शुड बी रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर्म एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दैट सॉल्व पार्टी डिस्प्यूट। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए, जो भी पार्टी के डिस्प्यूट हैं उसको वहाँ पर सॉर्ट आउट कर दिया जाए। ठीक है, सो 1/3 टिकट इज रिजर्व टू वुमेन एंड 1/3 टॉप जो भी सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होनी चाहिए। गवर्नमेंट को सिर्फ उन्हीं पार्टीज़ को फंड करना चाहिए जो इलेक्शन फाइट कर रही हैं, जिसने लास्ट इलेक्शन में अच्छा स्कोर किया है। सो गवर्नमेंट शुड फंड दोज पार्टी टू फाइट इलेक्शन एंड फंडिंग मस्ट बी पास ऑन नंबर ऑफ वोट सिक्योर्ड इन द लास्ट इलेक्शन। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ पार्टीज़ जो होती हैं वो आप देखते हैं कि प्रचार के समय कई ज़्यादा वहाँ पर पैसे का यूज़ करती हैं और मिसयूज़ भी करती हैं, जिससे से ज़्यादा वोट जो हैं उनकी पार्टी को मिल सकें। और कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को मोबिलाइज करने के लिए वो कई तरह के मिसयूज़ भी करते हैं पैसे देकर, और कई तरीके से जो है कैंडिडेट को मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है जिससे वो उनकी पार्टी को वोट दे। तो जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन को उसका पैसा देना चाहिए, एक फिक्स करना चाहिए अमाउंट। हमारे संविधान ने, हमारे लोकतंत्र ने लोगों को ये आज़ादी दी है कि वो अपनी पसंद का कैंडिडेट वहाँ पर चुन सकते हैं। पूरी तरह से जो पावर है वो लोगों के पास है कि किस तरह के कैंडिडेट हम वहाँ पर इलेक्ट करते हैं और किस तरह की सोसाइटी, किस तरह की स्टेट और किस तरह की कंट्री का निर्माण करते हैं। सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं हम खुद अपने सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको कभी भी मौका मिले तो अपनी सोसाइटी में जो भी आप चेंज कर सकते हैं, जो भी अपना आप दे सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, वो आपको देना चाहिए।